तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स का डेरिवेशन। एक खास करके लिमिटिंग फ्रिक्शन के टर्म पे रहेगा और मैं आपको अगर काइनेटिक वगैरह का लिखना है तो वो भी फॉर्मूला में दिखा दूंगा, लेकिन हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के टर्म पे हमेशा इसको निकालते हैं। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और अगर मैं इसको इनिशियली कुछ फोर्स देता हूँ, 1 न्यूटन नहीं मूव कर रहा है, 2 न्यूटन नहीं, 3 न्यूटन नहीं, 4 नहीं, तो 5 में फाइनली मूव करने शुरू हुआ था। अब देखो एक सर्टेन लिमिट तक क्या था, मैंने जितना फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शन ऑपोजिट फोर्स भी लगाया। मैंने इस तरफ फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी मेरे ऑपोजिट में उतना ही फोर्स क्रिएट कर दिया था। और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन था उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे थे। ये तो हमें पता है ना। और ये भी हमें पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन ही वो वैल्यू है, अगर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम फोर्स लगा देंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एक मैक्सिमम फोर्स होता है, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा देंगे तो बॉडी क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा था। डन। एज द मैक्सिमम वैल्यू, एक नोट है ठीक है आपका, रिकैप नोट, एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है फ्रिक्शन का उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तो हमने पढ़ा है अभी थोड़ा लास्ट वीडियो में किया था। अब देखो, अब हमें इसको करना क्या है ज़रा समझो। अब हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि किस किस पे डिपेंड करता है। तो पहला बात, इसमें से बहुत सारी चीज़ एक्सपेरिमेंटली करे गए हैं, ठीक है। तो ये जो ड्राइव किया गया है ना फॉर्मूले से एक्सपेरिमेंटली किया गया है। तो इसमें मैं ऐसे भी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको सुनने में काफ़ी अटपटा लगेगा, बट वो मतलब जब एक्सपेरिमेंट करे थे तो ऐसा हुआ था। और मैं ट्राई करूँगा उस एक्सपेरिमेंट को मतलब करके आपके सामने दिखा भी दूँ। तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ था पहले समझो। तो पहले एज यूजुअल उन्होंने एक बॉडी लिया था एक और बॉडी के ऊपर। डन। तो हम भी ले लेते हैं। ये हमारा कोई एक बॉडी, मान लो इस बेंच के ऊपर मैंने इस कैंडल को रख दिया। तो हमारा कैंडल कुछ साइड व्यू में ऐसा दिखेगा। इस कैंडल का अपना एक मास है। अब ये क्या करेगा, कैंडल जैसे ही मैंने इस टेबल के ऊपर रखा तो टेबल के नीचे क्या लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा ना। अगर मान लो ये मेरा टेबल होता तो मैंने इसको रखा तो ग्रेविटी क्या कर रहा है, इस कैंडल को तो नीचे कंटिन्यूअस खींच रहा है। कितने में खींच रहा है, या फिर एक कैंडल जितना वेट लगा रहा है वही वेट में तो खींच रहा होगा ना, वही वेट तो एक फोर्स होता है, पता है आपको ना। तो यहाँ पे कैंडल कितने फोर्स के साथ नीचे खींच रहा है कैंडल का पैकेट को, ग्रेविटी mg के साथ खींच रहा है। अब देखो सेम उसी तरह मेरे देखो इस कैंडल के ऊपर कैंडल नीचे खींचा जा रहा है, तो इस कैंडल के ऊपर भी एक रिएक्शन फोर्स कौन, मेरा हाथ लगा रहा है, कितना, r। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, न्यूटन का थर्ड लॉ से जो रिएक्शन फोर्स जो मैंने बताया था, जो न्यूटन का थर्ड लॉ किस काम में होता है, रिएक्शन फोर्सेस निकालने के लिए। तो मेरा यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, जितना फोर्स से नीचे उसको ग्रेविटी खींच रहा है उतना ही रिएक्शन फोर्स r यहाँ पे लग रहा है। ये बातें हमें समझ आता है। डन। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, r का mg ही होगा। अब देखना ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, इम्पॉर्टेंट, कभी भी कोई बॉडी पे जब नॉर्मल फोर्स जब क्या बोलते हैं, कभी भी कोई बॉडी पे जब रिएक्शन लगता है ना वो हमेशा 90 डिग्री में लगता है। क्योंकि कोई भी सरफेस अगर दूसरा कोई सरफेस पे रिएक्शन लगवा रहा है तो हमेशा वो नॉर्मल या फिर 90 डिग्री में ही लगाएगा, क्योंकि सरफेस के पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि उसको इंक्लाइन करके लगाए। हमेशा जब भी कोई सरफेस के ऊपर रिएक्शन लगाएगा 90 डिग्री में लगाएगा। तो मैंने देखो यहाँ पे सरफेस लिया, अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मानूँ तो ये कितना 90 डिग्री में लग रहा है ना। डन। कितने में लग रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री में लग रहा है, दिख रहा है। तो याद रखना रिएक्शन हमेशा क्या होता है, हमेशा रिएक्शन जब भी कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे रिएक्शन लगाएगा हमेशा 90 डिग्री में लगाएगा, इसीलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। इसे याद रखना, क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हमारा फ्रिक्शन का केस ले लेंगे। तो मैंने मैक्सिमम 4 न्यूटन तक फोर्स यहाँ पे लगवाया था, 4 न्यूटन तक फोर्स लगवाया था। और उस 4 न्यूटन फोर्स पे कितना हुआ था, देखो मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिखा है, मैंने बस फोर्स निकाला क्योंकि आपको पता है अभी, ठीक है। तो मैंने 4 न्यूटन तक फोर्स लगाया था, तो वही 4 न्यूटन ऑफ क्या लग गया था, फ्रिक्शन भी डेवलप कर दिया था। और उसको हमने क्या बोला था, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देख लो, ये बातें हमें क्लियर है। अब देखो इसे ना एक्सपेरिमेंटली किया गया था। तो पहले मैं लिख देता हूँ एक्सपेरिमेंट जब किया गया था, इसको ना ऐसे करके बनाया था। मैं ट्राई करूँगा इसे क्लास में करवा दो एक बार। तो फ्रिक्शन पहला बात किस किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन पहला बात रफनेस ऑफ द सरफेस कितना रफ है। अगर आप बहुत ही पथरीला रफ सरफेस में करोगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन आएगा। बहुत ही स्मूथ सरफेस एकदम तेल के माफिक, तो उसमें से क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। तो पहला बात फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट।
सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है कि वो सरफेस कैसा है, रफ है कि स्मूथ है। सरफेस कैसा है, रफ है कि स्मूथ है। डन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरफेस रफ है कि स्मूथ है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फ्रिक्शन कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इस केस में अगर मैं इसको धक्का दूँ तो आप बोलोगे शायद ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, इस केस में अगर मैं धक्का दूँ तो आप बोलोगे कम फ्रिक्शन लगेगा शायद। लेकिन आप इसे प्रैक्टिकली चाहे तो अपने हाथ पे ही कर सकते हो। ऐसा कोई मोमबत्ती का ढक्कन रख दो, उसको धक्का दे के देखो, आपको एहसास होगा, आपको जितना धक्का उसको ऐसे सुला के देने में लगा था ना, उतना ही धक्का आपको जब उसको वर्टिकली रख के करोगे तब भी आपको उतना ही फोर्स देना होगा। डन। इन्हीं इसे उन्होंने प्रैक्टिकली किया था कि जो पहला बात सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, तो फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कि सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ज़्यादा है तब भी उतना ही लगेगा, इतू से रखे हो तब भी उतना ही लगेगा, अगर यहाँ रख के आप धकेल रहे हो तब भी आपको फ्रिक्शन उतना ही लगाना पड़ेगा, तब भी उतना ही फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। और जो तीसरा है फिर वो डिपेंड करता है किस पे, जो फ्रिक्शन होता है हमेशा डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। डन। क्योंकि इन तीनों केसेस में आपका नॉर्मल रिएक्शन उतना ही था, अभी भी इसको ग्रेविटी mg से खींच रहा है और हाथ कितना रिएक्शन लगा रहा है, mg लगा रहा है उसके ऊपर ऑपोजिट में, अभी भी कितना mg से उसको ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, हाथ कितना उस पर mg फोर्स ही रिएक्शन में लगा रहा है। इस केस में भी कितना ग्रेविटी mg से इसको नीचे खींच रहा है और हाथ भी उस पर mg अमाउंट ऑफ रिएक्शन लगा रहा है। तो फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रिएक्शन फोर्स। ये बातें हमें आया समझ में, रिएक्शन फोर्स किस पे, आर पे डिपेंड करता है। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे सरफेस ऑफ कांटेक्ट रफ है कि स्मूथ है उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। फ्रिक्शन कभी भी सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना एरिया कांटेक्ट में। फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट कि कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में। और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है तुम्हारा, रिएक्शन फोर्स पे कि कितना रिएक्शन लग रहा है। अब देखो, तो अगर मैं वही लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन। डन। किसके लिए, मैं लिमिटिंग केस को लिया था, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है कम्प्लीटली, आपका आर पे। इसको अगर मैं लिखूँ तो एफ एल, प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा, कांस्टेंट लेना होगा तो इसको म्यू लिख देंगे, और आर, अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसको तो म्यू एल लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं फाइनली अगर लिखूँगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू एल आर कितना है आपका mg के बराबर है। तो यही आपका फॉर्मूला है जो आप पढ़ते हो, F = म्यू mg। डन है। तो यही आपका फ्रिक्शन का फॉर्मूला। तो अगर आप चाहो तो इसको काइनेटिक फ्रिक्शन के टर्म पे लिख सकते हो, ये आपके लिए ऐड ऑन है। डन। ये बस यही तक डेरिवेशन आपको यही तक करना है। तो अगर कोई चाहे तो आप लिख सकते हो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कितना लिख दोगे आप, म्यू के mg। अगर आपको लिमिटिंग तो मैंने लिख ही दिया, अगर ऑटो एडजस्टिंग में लिखना है तो क्या लिख दोगे, म्यू ए mg, जो हम नहीं लिखते, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। हम लोग ज़्यादातर जो लिमिटिंग है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था, वो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में था, तो इसको ज़्यादातर ऐसे लिख दिया जाता है, पूरा केस को एक ही साथ, Fs = म्यू एस mg ऐसा लिख दिया जाता है। आया समझ में, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी किसके अंदर था। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर आप याद करो किस में था, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ था, ये पीछे ऑटो एडजस्टिंग था, ये पूरा केस किसका था आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन का था। तो ऐसे भी एक फॉर्मूला लिख दिया जाता है, ये वाला फॉर्मूला बुक में यूज़ किया है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ समझ आया होगा फ्रिक्शन के बारे में। अब इसके ऊपर थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो एक रिलेशन हमने लास्ट उस चैप्टर में ड्राइव करवाया था, एक रिलेशन, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे पीछे यहाँ पे। तो अगर आप, मैंने यहाँ पे लास्ट उस चैप्टर में ड्राइव करवाया था एक रिलेशन, अगर आपको याद होगा मैंने क्या लिखा था, जो ऑटो एडजस्टिंग फोर्स है, या फिर फाइनली क्या लिखा था, पहले तो ये लिखा था ऑटो एडजस्टिंग फोर्स क्या होता है, हमेशा क्या होता है, लेस रहेगा या फिर उसकी इक्वल रहेगा किसका, तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन के। और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन के। तो अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुटअप करूँ, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुटअप करूँ तो एफ ए कितना आ रहा है मेरा, म्यू ए mg लेस देन और इक्वल टू एफ एल कितना आ रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज़ म्यू एल mg। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा है, म्यू के mg। तो यहाँ से सारा जगह से mg कट जाएगा, तो आपके पास एक और रिलेशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट दैट इज़ म्यू ए लेस देन और इक्वल टू म्यू एल ग्रेटर देन म्यू के।
और एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे जो म्यू होता है ना, यहाँ पे जो म्यू होता है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे यहाँ पे म्यू एल है तो एल क्या है, लिमिटिंग है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। डन। वही अगर यहाँ पे म्यू के है तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, और यहाँ पे अगर म्यू ए तो कुछ बोलते नहीं है, तो म्यू एस है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर म्यू ए आपको बोलना है तो क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट ऑफ ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है, या फिर एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अब ये बातें क्लियर है, ये म्यू एल था। डन। तो अब देखो, अब हमारे पास इसी के बेस्ड में एक क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने उठाया। अब देखो यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए ट्रेन in which the box lying on the floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train is 0.15। अभी देखो समझो, ये हमारे पास एक बॉक्स रखा है। डन। ये सरफेस है ट्रेन का। अब बॉक्स का कुछ एक वेट होगा, मान लो m वेट है, धरती इसको कितने से खींचेगा, mg। ट्रेन का फ्लोर इस पर कितना फोर्स लगाएगा, रिएक्शन कितना लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो भी mg लगने वाला है। अभी देखो, अगर मानते हैं कि ट्रेन इस तरफ मूव कर रहा है, तो पहले ट्रेन का इंजन स्टार्ट होगा, फिर बॉडी के साथ ए वाला चीज़ है, तो ए भी आगे मूव करेगा, कितने फोर्स के साथ मूव करेगा, कोई एक फोर्स के साथ, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी का मास इसी का एक्सेलरेशन। उसी टाइम में फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करना चाहेगा पीछे की डायरेक्शन में। डन। और क्या बोला है, मैक्सिमम कब तक, हमें पता है कब तक ये बॉडी नहीं मूव करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। आया बात समझ में ना, मतलब अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू तक पहुंच गया तब भी मूव नहीं करेगा, अगर उससे कम है तब भी मूव नहीं करेगा। मतलब टू स्टे इन द पोजीशन, जब कब तक ये बॉक्स पोजीशन में स्टे करेगा, जब तक ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, जब तक ये अप्लाइड फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा, या तो इक्वल होगा किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, तभी तक ना। जब तक मैं क्या करूँगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम फोर्स लगाते रहूँगा, तब तक ये मास यहीं पे रहेगा। उससे ज़्यादा फोर्स लगाने पे क्या होगा, मास चल जाए, मतलब मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना लिखा था मैंने, मास इनटू एक्सीलरेशन लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, ये सरफेस के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, और किस पे, नॉर्मल रिएक्शन पे, दैट इज़ mg। अगर आप देखो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या, मास कट गया, तो आपके पास एक्सीलरेशन कितना आ गया, इससे कम होना या फिर इसके बराबर ही होना एक्सीलरेशन, तभी ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, म्यू इनटू जी, तो एक्सीलरेशन इज लेस देन और इक्वल टू, म्यू कितना दिया है आपके पास 0.15, और अगर हम जी का, अच्छा देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, जी का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब तक एक्सीलरेशन 1.5 मीटर स्क्वायर के बराबर है या उससे कम है, तब तक ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। जैसे ही इससे थोड़ा भी ज़्यादा होगा, बॉक्स मूव करना शुरू करेगा। कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। डन है बात। तो ये था आपका फ्रिक्शन फोर्स और उसका डेरिवेशन। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया से डेरिवेशन समझ में आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।